माननीय सभापति महोदय, मैं सबसे पहले राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर हुई चर्चा में हिस्सा लेने वाले तमाम माननीय सदस्यों को धन्यवाद देता हूं। राज्यपाल महोदय ने अपने भाषण में बिहार में जो काम हो रहा है उसकी चर्चा की है और जो हम लोगों का लक्ष्य है उसके बारे में उन्होंने अपने भाषण में इस बात का उल्लेख किया है और वो अपने आप में बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव है। कोई ऐसा विषय नहीं है जो उसमें छूटा हुआ है। न्याय के साथ विकास, रूल ऑफ लॉ, कानून का राज, अपराध नियंत्रण, संरचना का विकास, इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, कल्याण के क्षेत्र में किए जा रहे काम और बिहार की प्रगति को आगे बढ़ाने के लिए जो 7 निश्चय है उसका उल्लेख और जो कुछ भी काम पुरातात्विक क्षेत्र में किया जा रहा है, इतिहास के क्षेत्र में किया जा रहा है, हर चीज़ का उन्होंने उल्लेख किया है। कॉम्प्रिहेंसिव स्पीच है और ये अपने आप में इस बात को इंगित करता है कि आज की सरकार विकास के प्रति, न्याय के साथ विकास के प्रति प्रतिबद्ध है। हम लोगों ने जो काम किया है, मैं एक ही बात कहूँगा कि जब से नवंबर 2005 से काम करने का मौका मिला है, हमने न्याय के साथ विकास करने का संकल्प लिया और उसी के आधार पर हम काम कर रहे हैं। और जो विकास का काम है उसके साथ साथ हम लोगों ने समाज सुधार को भी उसमें जोड़ा है। शराबबंदी लागू करना एक समाज सुधार की दिशा में बहुत बड़ा कदम है और वह साहसिक कदम है। बहुत सारे राज्यों में मांग होती है लेकिन सरकारें हिम्मत नहीं करती हैं लागू करने के लिए। उनको लगता है कि इससे इतनी राजस्व की आमदनी होगी, उसकी भरपाई कैसे होगी। लेकिन हम लोगों ने अपने मन के इस द्वंद्व को समाप्त कर दिया और जब 9 जुलाई 2015 को नारी सशक्तिकरण पर आयोजित एक सम्मेलन में श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल पटना में अपने वक्तव्य के बाद मैं अपनी जगह पर बैठा था, कुछ महिलाओं ने आवाज़ लगाई कि शराबबंदी लागू कीजिए और मैंने इस बात की घोषणा कर दी कि अगली बार आऊँगा तो लागू करूँगा और इसको लागू करके हम लोगों ने दिखा दिया, अपने संकल्प को पूरा किया और इसका लाभ बहुत ज़्यादा हो रहा है। अपराध में कमी आई है और इसके अलावे समाज में एक शांति का माहौल, जो शराब पीकर घर लौटते थे अपने घर में झगड़ा करते थे और शाम होते होते शहर हो या गांव या कस्बा, हर जगह कोलाहल का वातावरण रहता था, गाली गलौज, मारपीट की घटनाएं होती रहती थी। आज उससे पूरे तौर पर मुक्ति मिली है। ये बात सही है। चंद लोग हैं जो शराबबंदी के खिलाफ है, उसको मानते हैं कि हमारी लिबर्टी की चीज़ है, जबकि उनको समझ लेना चाहिए कि इसका लिबर्टी से कोई संबंध नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय ने एक नहीं कई बार फैसला दे दिया है कि शराब पीने का अधिकार मौलिक नहीं है, मौलिक अधिकार नहीं शराब पीना और न शराब का व्यवसाय करना, लेकिन फिर भी वो तरह तरह से हमारा मजाक उड़ाते रहते हैं। और इसके अलावे कुछ लोग हैं जिनका दिमाग उसी तरह का है, मानसिक विकृति के शिकार हैं, वैसे लोग कुछ धंधेबाजी करते हैं और मैं तो बराबर कहता हूं उसमें सरकारी तंत्र के कुछ लोगों का भी सहयोग इधर उधर मिल जाता है, तो उन पर सख्त कार्रवाई हो रही है। और मैं आपको बता दूं, एक बड़ा ही सख्त तंत्र हमने विकसित करने का संकल्प लिया है और उस पर काम हो रहा है। एडीजी या आईजी प्रोहिबिशन, ये अपराध अनुसंधान विभाग, क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट के अधीन यह काम करेगा और उसके लिए अलग टीम गठित हुई है और उसमें नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हम लोग करेंगे। अगर कहीं से भी कोई आदमी फ़ोन करके जानकारी देगा
और आज तो 12 करोड़ की आबादी, 8.5 करोड़ मोबाइल फ़ोन है बिहार में। तो मोबाइल फ़ोन तो है ही, अगर कोई धंधेबाजी कर रहा हो देख रहा तो उसके नाम को उजागर नहीं किया जाएगा, कभी नाम को गुप्त रखा जाएगा। वो जैसे ही फ़ोन करेगा और एक नंबर होगा, आज तो हर गांव में 2-2 नंबर है प्रचारित, लेकिन अब उसकी जगह पर मात्र एक नंबर प्रचारित होगा और वो पूरे बिहार में लागू रहेगा और एक जगह ही फ़ोन जाएगा। और जब वो फ़ोन आएगा उसके घंटा से 1.5 घंटा के अंदर वहाँ एक्शन लेने के लिए टीम पहुँच जाएगी। तो और इसके लिए जो टेक्नोलॉजी का किया जा रहा है कि जो कुछ भी उसने शिकायत की और उस पर क्या एक्शन बढ़ा, ये सब रिकॉर्डेड रहेगा, एक एक चीज मौजूद रहेगा और क्या कार्रवाई उसने बताया कुछ और किया कुछ। ऐसा नहीं है कि किसी ने शिकायत की और आप एक्शन लेने के लिए गए हो गया, ऐसा नहीं। शिकायत क्या थी और कार्रवाई क्या हो रही है, इसकी भी उसमें समीक्षा होने के लिए वो हर चीज को रिकॉर्डेड रखा जाएगा, उसकी मॉनिटरिंग होगी। आईजी या एडीजी प्रोहिबिशन, इसकी सख्त मॉनिटरिंग करेंगे और किसी भी मामले में ईओयू के किसी मामले को छोड़ करके किसी भी मामले को उसका अनुसंधान वो अपने हाथ में ले सकते हैं। तो इस प्रकार से एक सिस्टम बनाया जा रहा है, उसकी टेक्नोलॉजी पर काम हो रहा है और लगभग तैयार है। और मुझे बताया गया है आईटी विभाग के द्वारा कि अब लगभग तैयार है, हम मार्च महीने में लागू कर सकते हैं। तो कल ही मैंने अपने कार्यालय के माध्यम से सूचित कर दिया है कि कम से कम 15 दिन ट्रायल कर लीजिए और ट्रायल पूरे तौर पर हो जाए और इसके बाद इसको हम लोग घोषित तौर पर लागू करेंगे और उस चीज़ को प्रचारित करेंगे। हर एक गांव तक बिजली पहुंच गई है, बिजली का खंभा है, उस पर वो फ़ोन नंबर लिखा रहेगा, जहां खास करके ट्रांसफार्मर लगता है वहां पर टेलीफोन नंबर लिखा रहेगा, इस फ़ोन नंबर पर कीजिए। तो हम लोग तो पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन इसके साथ साथ समाज सुधार का ये बहुत बड़ा काम, इसमें सबको अपनी जिम्मेवारी निभानी पड़ेगी, लोगों को कॉशस करना पड़ेगा, लोगों को कॉन्शस करना पड़ेगा। और इसके लिए ज़रूरत है कि अपना अभियान जारी रखिए। ऐसा ना हो कि शराब पीना छोड़ दे और कोई दूसरा मादक पदार्थ लेने लगे। तो इसके लिए पिछले 2 वर्षों से निरंतर हम लोग काम कर रहे हैं और ये कोई मामूली बात नहीं है कि पिछले वर्ष इतनी बड़ी मानव श्रृंखला बनी शराबबंदी से नशा मुक्ति की ओर ले जाने का संकल्प प्रकट करने के लिए, वो अपने आप में ऐतिहासिक बात है। तो इस काम को तो हम लोग जारी रखेंगे और उसके साथ साथ हम लोगों ने ये दहेज प्रथा और बाल विवाह के खिलाफ सशक्त अभियान चलाया और उसकी मानव श्रृंखला भी इस बार 21 जनवरी 2018 को 14,000 किलोमीटर से भी ज़्यादा लंबी बनी। ये अपने आप में रिकॉर्ड है। तो इस तरह से समाज सुधार की दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं और अगर कोई बात होती है तो मैं उसके प्रति बहुत ही संवेदनशील रहता हूं और अपने सरकार के सहयोगियों को भी उसके प्रति हमेशा सजग रखता हूं। और अभी जो एक दुर्घटना घटी मुजफ्फरपुर जिले में, और वो दुर्घटना घटी, उससे वो इतना दर्दनाक हादसा है कि हम खुद ही उससे विचलित हुए और इस पर हमने बहुत सोचा। जो कार्रवाई होनी तो होगी, अब 2-3 दिन से वो भागा हुआ था तो न जाने क्या क्या कहा गया। अरे कोई कितना दिन भागेगा, अब हम किसका किसका कहानी बताएं, कौन कौन लोग भागे हुए थे, लौट के पकड़ाए कि नहीं पकड़ाए, सजा हुई कि नहीं हुई। तो हम किसी का नाम नहीं लेना चाहते, अनावश्यक उसको हम महत्व नहीं देना चाहते अपने जुबान से किसी का नाम लेकर के। जिसने अपराध किया हो, चाहे वो बलात्कार किया हो या हत्या किया हो, उसका नाम हम क्यों लें। लेकिन भागता तो है शुरू में, लेकिन अंत में तो पकड़ाता ही है या सरेंडर करता है और गुजरना तो पड़ता ही है ट्रायल से। तो वो अलग बात है और जो सजा होगी वह भी अपनी जगह पर है। लेकिन इन सब चीज़ों के बावजूद और राष्ट्रीय स्तर पर सड़क सुरक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर जो कुछ भी भारत सरकार ने पहल की और सभी राज्यों में इस बात पर आगे काम हो रहा, अपने राज्य सरकार में भी जो काम हो रहा, सड़क सुरक्षा निधि से लेकर अनेक काम जो हो रहे हैं, वह सब काम तो हो रहे हैं। लेकिन इन सब चीज़ों के बावजूद मुझको लगा कि बिहार की स्थिति थोड़ी अलग है। आबादी का घनत्व ज़्यादा है और सड़कों का निर्माण हम लोगों ने बहुत मात्रा में किया। तो अब सड़कों की लंबाई बढ़ रही है, सड़कों की चौड़ाई बढ़ रही है, आबादी बढ़ रही है, वाहनों की संख्या बढ़ रही है और लोगों की मानसिकता भी वैसी नहीं है।
इतने अवेयर लोग नहीं रहते हैं। तो उसको देखते हुए इन सब चीज़ों पर मेरे मन में ये बात घूम रही थी। तो हमने, ये घटना तो है उसके अगले दिन 25 तारीख को ही, 24 की घटना, 25 को ही शाम में हमने उच्च स्तरीय बैठक की। चीफ सेक्रेटरी, डीजीपी, होम सेक्रेटरी, पथ निर्माण के, ग्रामीण कार्य विभाग के प्रधान सचिव, सचिव, परिवहन विभाग के, विधि विभाग के सचिव, अपने एडवोकेट जनरल साहब को, सबको बुलाया और हमने शेयर किया कि ये जो आबादी का घनत्व है और सड़कें ज़्यादा है और अवेयरनेस की कमी है, तो मुझको लगता है कि जो राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा नीति है उस पर काम हो रहा है, मजबूती से काम हो, लेकिन इसके अलावे बिहार में और कुछ करना पड़ सकता है। तो 3 बात मैंने कही। एक तो कहा है अवेयरनेस की बात, और दूसरी बात कानून की बात। अब प्रावधान क्या है भाई, 2 साल की सजा हो जाती है। अब जिस प्रकार से हादसा होता है तो हम कानून में, ये तो सेंट्रल एक्ट है, हम बिहार में क्या कर सकते हैं और कानून में बिहार के लिए संशोधन कर सकते हैं, केंद्र में जाएगा सहमति के लिए। तो इस सभी बिंदुओं पर विचार करिए और इसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर, जो सड़क का इंफ्रास्ट्रक्चर, उसके बारे में सोचे। जो पुरानी सड़कें हैं, आबादी के बीच से गुजर रही हैं, वहां क्या करना है, आप लोगों ने ध्यान दिया होगा। यहाँ जो जवाहरलाल नेहरू मार्ग है, जिसको रोज लोग बेली रोड बोलते रहते हैं, तो वहां अवस्थित है पटना वीमेंस कॉलेज। आप उसके पास देखिए, हम लोगों ने फुट ओवर ब्रिज बनाया था ताकि किसी को असुविधा न हो। तो इस तरह से क्या किया जा सकता है। और दूसरा, जो ग्रीन एरिया है, नई सड़कें बन रही है, एक्सप्रेस हाईवे, 4 लेन, नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, सब बन रहा है। अब वो सड़क जो बनती है नए अलाइनमेंट को निर्धारित करके, तो उसमें देखा यह जाता है कि एक तरफ गांव है और दूसरी तरफ गांव वालों का खेत है। तो भाई गांव वाला अपनी खेती करने के लिए तो जाएगा ही, जानवर को भी ले जाना होगा, ले जाएगा, उसके पास खेती करने के लिए जो उपकरण की जरूरत है वह भी लेकर जाएगा। तो जाना तो उसके लिए मजबूरी है और वो रोड क्रॉस करेगा। तो इन सब चीजों को देखते हुए जो नई सड़कें बने, उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर में फुट ओवर ब्रिज, अंडरपास और फुट ओवर ब्रिज इस प्रकार का बने कि जिसमें विकलांग लोग भी चल सके, जिसमें जानवरों को भी एक तरफ से दूसरी तरफ ले जाया जा सकता है, उपकरणों को भी एक तरफ से दूसरी तरफ ले जाया जा सकता है, इस प्रकार के डिजाइन का बने। और उसके साथ साथ जहां अंडरपास बन सकता है, अंडरपास बने। उसके अलावा और जो कुछ भी बिहार के राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा नीति के मुताबिक जो काम होना है पूरे बिहार में, वह तो हो। उसके अतिरिक्त यह सब काम भी देखा जाए। तो कानून के प्रावधान, इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार, और तीसरी चीज है अवेयरनेस। अवेयरनेस है कहां? यहां कोई गाड़ी चलाता है उसको अवेयरनेस है? यहां तो लोगों की आदत है, खूब हॉर्न बजाता है। कहां हॉर्न बजाता है? दिल्ली में भी कम बजाता है, अब विदेश में जाइए तो कभी हॉर्न ही नहीं बजता है। हम अपना छात्र जीवन की अपनी एक कहानी आपको शेयर करना चाहते हैं। इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ते थे और स्टडी टूर पर हर साल कॉलेज के विद्यार्थियों को भेजा जाता था, अलग अलग बैच के लोग। उस बार हम लोग बंबई गए थे, आजकल तो मुंबई नाम हो गया। वहां हम लोग का समूह था। तो हम लोग एक जेब्रा लाइन पर क्रॉस किए। हम लोग का एक मित्र है, वह बंबई में रहता है, लेकिन वो जरा और था कि साहब जेब्रा लाइन है ही तो गाड़ी वाला रोकेगा अपना या धीमे चलाएगा। हम लोग तो अपना तेजी से निकल गए, वो धीमे चल रहा था, लेकिन गाड़ी जो आ रही थी उसने अपने स्पीड को नियंत्रित नहीं किया, वो बच गया। अंत में उछल करके, जंप करके उसको आना पड़ा। तो हम 1971 का मुझको याद है, और वो भी कल का बंबई आज का मुंबई, वो दृश्य याद है। जब वहां ये हाल है तो अपने यहां कौन करता है? अभी हम जापान से आए, जापान में देख रहे हैं साहब जेब्रा लाइन पर अगर कोई क्रॉस कर रहा है तो एकदम गाड़ी रुक गई। अपने यहां कोई अवेयरनेस है? नहीं है। अवेयरनेस के लिए कोई प्रयास नहीं होता है। घटना घटती है उसको खूब हाईलाइट होता है, लेकिन कैसे घटनाओं को कम किया जाए, इसमें जो अवेयरनेस के लिए काम होना चाहिए नहीं होता है। तो ये हमारे दिमाग में क्या, अवेयरनेस भी जरूरी है। आखिरकार गाड़ी तो चलेगी,
सड़क हम लोग बनाए हैं, वाहन की संख्या बढ़ेगी, आबादी तो बढ़ ही रही है। तो ऐसी स्थिति में हमें बिहार के लिए और कुछ सोचना। तो इसके लिए एक हमने उच्च स्तरीय कमेटी चीफ डेवलपमेंट कमिश्नर की अध्यक्षता में गठित की है। उसमें एडीजी मुख्यालय को भी रखा है, उसमें हम लोगों ने लॉ सेक्रेटरी को रखा है, परिवहन के सचिव को, पथ निर्माण के प्रधान सचिव को, ग्रामीण कार्य विभाग के सचिव को, शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव को, स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव को, इन सबों को उसका अंग हमने बनाया कि एक एक पहलू पर और कानूनी पहलू पर भी गौर करिए। ये हमने एडवोकेट जनरल साहब से भी अनुरोध किया कि क्या हम कर सकते हैं बिहार में। देखिए, तो अगर कोई घटना घटती है तो हम लोगों के अंदर इतनी संवेदना है, उसके गहराई तक जाते हैं, कर क्या सकते हैं इसके लिए। तो इन सब दिशा में भी काम हम लोग करने की कोशिश कर रहे हैं। अपराध नियंत्रण पर जो हमने तो आपको बता दिया, शराबबंदी के बारे में और सब चीजों के बारे में। अपराध नियंत्रण पर कानून का राज कायम करने के लिए तो हम लोगों की जो पहल है वो पूरी मुस्तैदी से अमल में है, लेकिन हम हमेशा समीक्षा करते हैं। और जो समीक्षा की है, पहले तो जिला स्तर पर अपराध के आंकड़ों की समीक्षा हो जाती थी, लेकिन अब हमने कहा कि नहीं, थाना स्तर पर जाइए और थाना के अंदर भी उन इलाकों को देखिए किस इलाके में कौन से अपराध की घटना घट रही है। कहीं हत्या, कहीं डकैती, कहीं महिला पर अत्याचार, कहीं चोरी, कहीं लूट। तो इसकी पूरा का पूरा हमने बैठ करके 5 घंटा खुद ही देखा और हमने कहा कि इस स्तर पर देखिए और एक एक व्यक्ति को, और हमारा जो सीआईडी है विभाग, क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट, उसको ये जिम्मेवारी है, वो एक एक चीज की समीक्षा हो रही, ताकि ये पता चले किस इलाके में कोई खास किस्म का अपराध अगर ज्यादा है तो उसको नियंत्रित करने के लिए कानूनी पहल, इसके साथ साथ उस इलाके में अवेयरनेस पैदा करने के लिए एक पहल साथ साथ करना पड़ेगा। अकेले कानून के लागू करने से सब कुछ नहीं होता है, उसके लिए जरा लोगों को भी जागरूक करना पड़ता है, लोगों में भी प्रेम का, सद्भावना का माहौल होना चाहिए। तो इसके लिए भी प्रयास हो। तो एक एक चीज पर हम लोग काम कर रहे हैं और इसी काम में हमारा समय जाता है और इसी में मेरी दिलचस्पी है। तो इन सब चीजों पर हो रहा है और अपराध नियंत्रण के क्षेत्र में और बेहतरी आएगी, इसमें कोई शक नहीं। और एक चीज जो हमने पिछले वर्षों में जो कुछ भी देखा है, चाहे जनता के दरबार में मुख्यमंत्री का कार्यक्रम 2006 से हमने शुरू किया, तो हम देखते थे किस चीज की शिकायत सबसे अधिक आती है। तो भूमि विवाद से संबंधित शिकायत, तो हमने भूमि विवाद निराकरण कानून भी बनाया था कि डीसीएलआर के स्तर पर हो। ये सब काम हम लोग करते रहते। लेकिन अभी जो हमने लोक शिकायत निवारण अधिकार कानून 2015 में बनाया, 5 जून 2016 से लागू किया, तो उसकी समीक्षा करते हैं तो हम देखते हैं कि सबसे अधिक शिकायत भूमि विवाद से संबंधित है। और भूमि विवाद को दूर करने का एक ही उपाय है कि हम अपने रिकॉर्ड्स को अपडेट करें। तो आप जानते हैं हम लोगों ने तो नया कानून बना करके सर्वेक्षण, विशेष सर्वेक्षण और बंदोबस्ती के लिए पहल शुरू की। हम लोगों ने शुरू किया कि साहब हम लोग हवाई सर्वेक्षण करेंगे, फिर ग्राउंड ट्रूथिंग होगी, सरजमीन पर जाकर लोग देखेंगे। तो जो एरियल सर्वे का प्रयोग बिहार में शुरू किया गया, तो हम लोगों को बड़ी खुशी थी। हम लोगों को लगा एरियल सर्वे से काम हो जाएगा, जल्दी रिकॉर्ड्स आ जाएगा और जमीन पर उसका हम लोग करा देंगे उसकी ट्रूथिंग, तो उससे हो जाएगा। लेकिन ये बाद में पता चला कि उसकी अनुमति के लिए कहां कहां ज्ञात हुआ कि हवाई सर्वेक्षण के लिए रक्षा मंत्रालय, सर्वे ऑफ इंडिया, डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन, स्थानीय एयर ट्रैफिक कंट्रोल एवं कस्टम विभाग से सहमति एवं अनापत्ति प्राप्त करना आवश्यक। इस प्रक्रिया को पूरा करने में 2 से 3 साल लग गया और अब एरियल सर्वे हो गया 38 जिले में, 37 जिले का सर्वेक्षण हो गया। खाली मधुबनी का चल रहा, अभी आधा, चिंता मत करिएगा, वो भी पूरा हो जाएगा। तो वो भी हो रहा। और इसके अलावे 31 जिले के लिए मानचित्र तैयार किए जाने की अनुमति प्राप्त हुई। हो जाएगा सर्वे और उसका जो मानचित्र है उसका भी परमिशन लेना पड़ेगा, तब वो मानचित्र को हम लोग प्रकाशित कर सकते हैं, सार्वजनिक कर सकते हैं। तो ये सब है
तो मानचित्र को भी हो गया है, मानचित्र तैयार करने की अनुमति प्राप्त हो चुकी है और अब तक 8072 राजस्व ग्रामों का मानचित्र प्राप्त हो चुका है। अभी चरणबद्ध रूप से 13 जिलों में जमीन पर भू सर्वेक्षण का कार्य संपादित किया जा रहा है। जो एरियल सर्वे का रिपोर्ट है उसके साथ जमीन पर जाकर उसका मिलान कराना, और इन जिलों में भू मानचित्रों का जमीनी सत्यापन करते हुए अब तक 1597 राजस्व ग्रामों का सत्यापन, 859 राजस्व ग्रामों की खानापुरी, 260 राजस्व ग्रामों का प्रारूप प्रकाशन एवं 2 राजस्व ग्रामों के खतियान का अंतिम प्रकाशन किया जा चुका है। अब जो हम लोगों को लग रहा है जिस तरह से काम हो रहा है 13 जिला में, तो 2020 तक, और बाकी सभी जिलों में सर्वेक्षण एवं बंदोबस्ती का काम 2022 तक पूरा हो पाएगा। अब ये हो जाएगा तो हमारे लैंड रिकॉर्ड्स अपडेट होंगे। अब मदन जी सामने बैठे हुए, इन्हीं के जी में तो काम था, पता नहीं कहाँ इधर से उधर हो गए। तो एनीवे, तो ये सब पूरा जो काम है भू बंदोबस्ती का, सर्वेक्षण का, तो यह काम जब पूरा हो जाएगा तो आप समझिए कि लैंड डिस्प्यूट घट जाएगा। 100 साल पुराना सर्वेक्षण, तो ये काम तो हो रहा, ये लॉन्ग रेंज का काम हुआ, स्थायी काम हुआ, लेकिन इसके बाद भी जो हमारे पास आज के रिकॉर्ड है, आखिर जमीन का खरीद बिक्री तो उसी पर हो रहा, आपको अगर एक्वायर करना है तो उसी के आधार पर कर रहे हैं। तो अभी जो रिकॉर्ड्स हैं उसको अपडेट करना और उसमें ऐसा काम करना जिसमें विवाद कम से कम हो, तो उसके लिए पहल की गई है। अब 42 शहरी अंचल में क्या शिकायत आती है, दाखिल खारिज नहीं हो पाता, भारी समय लगता, तो 42 शहरी अंचल में ऑनलाइन दाखिल खारिज प्रारंभ हो गया। अब ऑनलाइन, अब जाने की जरूरत नहीं है सीओ के ऑफिस या इधर उधर, वहीं ऑनलाइन हो जाएगा। और अब जो पूरी तैयारी है इस प्रक्रिया में भू अभिलेखों के संधारण में पारदर्शिता बढ़ी है और अभिलेखों के साथ छेड़छाड़ की गुंजाइश कम हो गई। और मुझे जो विभाग ने भरोसा दिया है, 1 अप्रैल 2018 से पूरे राज्य में ऑनलाइन विधि से दाखिल खारिज वादों का निष्पादन किया जा रहा है। अब आप सोच लीजिए, दाखिल खारिज के लिए कहीं जाना नहीं पड़ेगा, नहीं तो दाखिल खारिज में क्या क्या करना पड़ता है, कितना पॉकेट से निकाल के देना पड़ता है। अरे क्या कीजिए, ये तंत्र जो है सोचना चाहिए इनको। तंत्र जो है जो हम सम्मान देते थे, पता नहीं वो सम्मान कब मिलेगा नहीं मिलेगा, हम नहीं जानते। खैर, अब इसके बाद भू लगान, आप जो अपना लगान जमा करने के लिए कितना बेचैन रहते हैं, राजस्व कर्मचारी को खोजते फिरते हैं, राजस्व कर्मचारी को खोजते हैं कि नहीं सोचते हैं लगान जमा करने के लिए। तो अब ये जो भू लगान के लिए राजस्व कर्मचारी को खोजने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 1 अप्रैल 2018 से पेमेंट गेटवे के माध्यम से भू लगान के ऑनलाइन भुगतान की व्यवस्था आरंभ की जाएगी। इससे आम रैयतों, किसान को अपना बकाया जानकर, क्या बकाया है उसको मालूम ही रहता कितना बकाया जान लेगा, अब भू लगान का भुगतान कर देगा। तो अब इसमें भी झंझट नहीं, अब तक दाखिल खारिज और लगान जमा करना, ये सब में जो इधर से उधर माल का खेल चलता रहता है, तो अब वो बंद हो जाएगा। अब भू स्वामित्व प्रमाण पत्र, कौन जमीन का मालिक, 1 अप्रैल 2018 से ऑनलाइन निर्गत करने की व्यवस्था। जान लीजिएगा कि जमीन का असली मालिक कौन है, कहीं दूसरे के फेरा में बढ़ के जमीन खरीद रहे हैं और डिस्प्यूट में रहिएगा, ठीक से जान लीजिएगा। अब पता नहीं, पता चलेगा कि नहीं पता चलेगा, लोग किसका किसका जमीन लिए हैं, तो भू लगान में ऑनलाइन में तो आएगा ही, उसमें कोई उपाय नहीं। निर्गत लक्ष्य 1 अप्रैल का निर्धारित कर दिया गया। तो और किसानों को नक्शा नहीं मिलता था, अब इसका इंतजाम किया गया, 30 जिला में लागू हो गया। अब दिल्ली और मुंबई इन जगहों पर 150 रुपया लगता है, नक्शा ले लीजिए, अब कहीं झंझट नहीं। और बाकी सभी 38 जिलों, माने 8 जिला जो बचा हुआ है, 31 मार्च तक लागू हो जाएगा। और इसके अलावे जो भी डेटा है उसके लिए डेटा सेंटर रहेगा, हर अंचल में एक एक डेटा प्रिजर्व रहेगा। तो अभी जो हमारे पास अभिलेख है, अभी जो डॉक्यूमेंट्स है,
उसके आधार पर भी लोगों की सहूलियत हो। और 2-3 साल लगेगा, इसमें पूरा नया भू सर्वेक्षण और बंदोबस्ती का काम पूरा हो जाएगा, लैंड रिकॉर्ड्स अपडेट हो जाएंगे, तो विवाद घटेगा। और भूमि विवाद क्यों होता है? सेंस ऑफ पोजीशन है जमीन में। 1 लाख रुपया किसी का कोई पचा लेगा तो उसके लिए माने मारपीट की नौबत नहीं आती है, लेकिन जमीन पर 1 बित्ता भी कोई कब्जा करेगा तो हत्या तक की संभावना पैदा हो जाती है। तो इसलिए मारकाट की संभावना पैदा हो जाती है। तो भूमि विवाद को कम करिए, समाज में शांति लाना, तो ये सब हम लोगों का मौलिक चिंतन। दुर्घटना भी घटाओ, झगड़ा भी कम हो, इन बुनियादी चीज़ों पर हम लोग काम करते रहते हैं। और हमने सोचा कि इसकी जानकारी दे दें अपराध नियंत्रण के लिए। और लोक शिकायत निवारण अधिकार कानून जो लागू किया गया है उससे जन जागरण बढ़ा। हम देखिए, हम सबसे अपील करेंगे, बताएं आपको जो लोक शिकायत निवारण कानून जो लागू किया है कितना उपयोगी है। हम 2006 से 2015 तक जनता के दरबार में मुख्यमंत्री कार्यक्रम सोमवार को करते थे। आपको हम आंकड़ा बताते हैं कि कुल मिलाकर हमारा हुआ था जनता के दरबार में मुख्यमंत्री कार्यक्रम 241, 2006 से लेकर 2015 तक। और इसमें कितना एप्लीकेशन आया था? 2,77,000। निष्पादन कितने का कर पाए थे? 2,23,000 निष्पादन हुआ था। संतोषजनक निष्पादन हुआ है या नहीं हुआ, इसका कोई उसमें प्रावधान वगैरह नहीं था। लेकिन मेरे दिमाग में यह बात आई, क्यों नहीं हम अधिकार दें लोगों को। तो जब लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम आप सबने दोनों सदनों ने पारित किया 2015 में और 5 जून 2016 से लागू किया है, तो 20 महीने की अवधि में लगभग 2,54,000 आवेदनों का निष्पादन हो गया। 10 साल में 2,23,000 मुख्यमंत्री के स्तर पर, 2,23,000 10 साल में। और 20 महीने में इस कानून को बना देने के बाद 2,54,000 आवेदनों का निष्पादन। हम तो आग्रह करेंगे, इसका इतना प्रचार कीजिए, इतना प्रचार करिए कि इसका लाभ सब लोग उठाना शुरू करें। और उसके लिए हम लोग तो कैंपेन करने वाले हैं। हर एक जिला का आंकड़ा लेकर के किसका कितना शिकायत, कितने पुराने दिन का मामला था, कैसे उसका डिस्पोजल हुआ, चाहे आपका बिजली बिल का हो या जमीन का हो या और कोई मामला हो, उसका निष्पादन जिले में हुआ, उसका एक संक्षिप्त फिल्म बना के गांव-गांव में दिखला करके लोगों को जागृत करना। देखिए, ये अनुमंडल स्तर पर, जिला स्तर पर और विभागीय स्तर पर बन गया है। इसी का उपयोग कीजिए। जब आपके मन में कोई शिकायत हो, उसका निष्पादन, और जानते हैं इस केंद्र पर जब किसी की शिकायत आती है उसको डेट मिल जाता है तुरंत कि फला डेट को आइए। और जिस विभाग से संबंधित शिकायत विभिन्न स्तर पर, उसमें लोक प्राधिकार है, उनको आना है। लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी नोटिस देते हैं और परिवादी जो शिकायत करता है वो बैठता है और उसके सामने जो लोक प्राधिकार है उस विभाग का वो बैठता है और उसी समय बैठा करके समस्या का समाधान निकाला जाता है समय सीमा के अंदर। और अगर कोई विभाग का अधिकारी जो लोक प्राधिकार मनोनीत किया गया है अगर समय पर नहीं आएगा तो उस पर फाइन वगैरह सब होता है। लेकिन हमने कहा है कि भाई देख लीजिए, अगर कोई 2-3 बार इस तरह से लापरवाही बरते तो उनको नौकरी से भी निकालिए। तो इस तरह से पूरी मजबूती से जनता को अधिकार संपन्न बनाने का हम लोगों का ध्येय, तो हम लोगों का विश्वास इसमें है। और हम जानते हैं कि जो न्याय के साथ विकास का जो हम लोगों का लक्ष्य है, और एक बड़ी गलतफहमी पैदा कर दी जाती है जगह जगह कि अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, इसको जो छात्रवृत्ति मिलती थी रुक गई। कोई छात्रवृत्ति नहीं रुकी, न प्री मैट्रिक न पोस्ट मैट्रिक। पोस्ट मैट्रिक पर कुछ महीने के लिए जब स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड 7 निश्चय के अंतर्गत हुआ तो एक हुआ कि जब ये हम लोग 4 लाख की सीमा तक दे रहे हैं, लेकिन बाद में जो बैंकों का रवैया उसके चलते उसका लाभ जितना हम लोग चाहते हैं लोग उठाए नहीं उठाए, तब इस बार तय कर दिया है, शिक्षा वित्त निगम गठित हो गया और अगले सेशन से, एकेडमिक सेशन से हम लोग इसको लागू करने में और अगले वित्तीय वर्ष में कामयाब हो जाएंगे। अब बैंक के माध्यम से हम लोग पैसा नहीं देंगे, अपने निगम के माध्यम से छात्र छात्राओं को पैसा उपलब्ध कराएंगे।
ये सब करने जा रहे हैं ताकि वो पैसा ले। लेकिन इसके बावजूद, उसको सहज बनाने के बावजूद, जो भी अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक कल्याण, पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति, वह यथावत उनके लिए वह योजना जारी रहेगी। किसी प्रकार की कोई गलतफहमी नहीं। लेकिन कई प्रकार की गलतफहमी लोग अपना फैलाते रहते हैं। हम क्या आपको बताएं? तो इस तरह से हर एक चीज और विकास का काम, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, कल्याण हो, हर क्षेत्र में काम करते हुए, कानून का राज स्टैब्लिश करके, एक एक चीज का काम करते हुए, 7 निश्चय, इन सब चीजों को करने के अलावे ये जो समाज सुधार की बात जिसकी चर्चा हमने की, शराबबंदी, दहेज प्रथा, बाल विवाह के खिलाफ अभियान, ये सब हम लोग चलाते रहे। और ये अवेयरनेस जब आएगा तो बहुत जरूरी होगी। लेकिन एक अवेयरनेस और चाहिए हम लोग, हमारी नई पीढ़ी को जो हमारा इतिहास गौरवशाली है उसकी सोच और समझ होनी चाहिए। और जो हमारे बिहार में पुरातात्विक स्थल बिखरे पड़े, उसकी कितनी अहमियत है इसकी जानकारी होनी चाहिए। और इसी के लिए हमने बिहार म्यूजियम बनाया। शुरू में कैसा कैसा आलोचना हमको झेलना पड़ा था। अब बताइए, म्यूजियम ऐसा बन गया कि म्यूजियम ही एक म्यूजियम की तरह हो गया और कितना अवार्ड मिल रहा। और पटना म्यूजियम को भी और सुंदर बनाने के लिए, उसमें स्ट्रक्चर के लिए हम काम कर रहे हैं। क्या क्या नहीं अफवाह फैलाया गया। राहुल संस्कृतायन जी का कागज हम पटना म्यूजियम से निकाल के बिहार म्यूजियम में, अरे क्या क्या चीज नहीं सुनने को मिला। पता नहीं लोगों के मन में ईर्ष्या का भाव है या जिसको कहिए कि जो बिहार की खासियत है उसके प्रति संवेदना की कमी है, मैं नहीं जानता हूं। लेकिन इतना बड़ा काम। अब आप बताइए, सम्राट अशोक कन्वेंशन केंद्र बन गया। अभी ये तो जो आपका अपना जो बिहार म्यूजियम है उसको तो नेशनल सेफ्टी काउंसिल द्वारा सर्वोत्तम सुरक्षित निर्माण श्रेणी में सुरक्षा पुरस्कार और संग्रहालय के डिजाइन को 2018 में आईएफ डिजाइन जर्मनी इंटरनेशनल बेस्ट आइडेंटिटी पुरस्कार, क्यूरियस डिजाइन ब्लू एलिफेंट पुरस्कार दिया गया। अब बताइए, बिहार में कोई सोचता था? बिहार की छवि क्या थी? अब ये सब पुरस्कार इंटरनेशनल, नेशनल सब मिल रहा है। अब इसके बाद जान लीजिए सम्राट अशोक कन्वेंशन केंद्र कैसा लगता है, ज्ञान भवन कैसा लगता है, बापू सभागार अब बन रहा है, पीछे सभ्यता द्वार भी बन के महीना 2 महीना में तैयार हो जाएगा और सामने सम्राट अशोक की सांकेतिक प्रतिमा भी लगेगी। तो ये सब काम है और जान रहे हैं इसको। ये कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री डेवलपमेंट काउंसिल द्वारा नवीन और इनोवेटिव तकनीक का इस्तेमाल, इंजीनियरिंग, प्रबंधन, दक्ष कर्मियों का उपयोग, पर्यावरण पर इसका प्रभाव, ग्रीन तकनीक का उपयोग, पर्यावरण, स्वास्थ्य और सुरक्षा के विभिन्न उपायों के मूल्यांकन के आधार पर। ऐसे ही देख के नहीं, कितनी मौलिक चीजें हैं, पर्यावरण से लेकर संरक्षा से लेकर एक एक चीज को आधार बनाते हुए ग्रीन तकनीक का उपयोग, इसके आधार पर सम्राट अशोक कन्वेंशन केंद्र पटना को 10वां विश्वकर्मा पुरस्कार से सम्मानित किया। लोग बोलेगा कि कुछ काम ही नहीं होता है। कुछ लोगों की आदत है, काम से कोई रुचि नहीं। और एक बार हम बता दो, पुलिस भवन बन रहा है, अब बन के तैयार होगा कुछ ही महीने में, उसको देखिएगा जरा। और इसके लिए हमने विशेष पहल की। ये अधिक तीव्रता वाले भूकंप से बचने के लिए इसमें लीड रबर बियरिंग का इस्तेमाल बेस आइसोलेशन हेतु किया गया। ये टेक्नोलॉजी है इंटरनेशनल, इसका इस्तेमाल किया गया। और उसके सेंटर में जो स्ट्रक्चर है वो भयंकर भूकंप में भी बचा रहेगा। और वहां पर इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर स्टैब्लिश्ड रहेगा कोई भी इमरजेंसी की स्थिति में, और उसके छत पर हेलीकॉप्टर लैंड करेगा। यानी आप समझ लीजिए कि पटना भी अगर प्रभावित हुआ तो कोई एक जगह बचना चाहिए जहां से हम जो कुछ भी कर सकते हैं कर तो सके। ऐसी ऐसी चीजें बन रही। लेकिन क्या दिलचस्पी है, दिन भर बयानबाजी, दिन भर ट्वीट कर दो, उल्टा पुल्टा गाली गलौज दे दो, हो गया। और वही पब्लिसिटी पाओ। काम की तो कोई पब्लिसिटी है नहीं। काम के प्रति पता नहीं लोगों को उसकी संवेदना है या नहीं, दिलचस्पी है या नहीं, मैं तो नहीं जानता।
लेकिन हमारी दिलचस्पी तो है और हमारा तो एक ही लक्ष्य है, हमारा अतीत गौरवशाली है, गौरव के उस स्थान को हम प्राप्त करना चाहते हैं और इसके लिए तो हम काम करते रहेंगे न्याय के साथ, विकास से लेकर एक एक चीज। अब पर्यावरण, आप बताइए पर्यावरण के बारे में कितनी समझ है? हम सब लोग विकास तो चाहते हैं और उसकी आवश्यकता भी है, लेकिन हम अगर इन्वायरमेंट को भूल जाएंगे, नेचर को, कुदरत के साथ हम छेड़छाड़ करेंगे तो कुदरत सजा देगा या नहीं देगा? तो जो कुछ भी हो रहा है दुनिया में, नेचर के साथ छेड़छाड़, और हम लोग ये चाहते हैं कि उसमें सबसे कमी हो, और किस तरह से गंगा की अविरलता के लिए, निर्मलता के साथ साथ अविरलता के लिए हम सवाल उठाते रहे। और ये सारी चीजों पर हम लोग जागृत हैं। आपदा प्रबंधन के लिए उसी तरह से काम कर रहे हैं। आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में बिहार पहला राज्य है जिसने आपदा जोखिम न्यूनीकरण रोड मैप तैयार किया है 15 साल का। ऐसा अभी देश में कहीं नहीं हुआ। रिस्क रिडक्शन का रोड मैप। अरे भाई, आपदा आ गई, बाढ़ आ गई, हम लोग दे रहे हैं। अब कहाँ होती है, कोई आपदा आती है तो इंतजार करना पड़ता है। पहले कैसे होता था, नवंबर महीने तक बाढ़ में लोग इंतजार करते थे 25 किलो अनाज के लिए। आज कुछ भी होता है, कितनी जल्दी हम लोग काम करते हैं। और हमने कहा कि आपदा पीड़ित का अधिकार खजाने पर सबसे पहला, और हम लोग करते, संसाधन की कमी होने के बावजूद भी। लेकिन आपदा में कमी आए और ये जो जोखिम है, उसका रिस्क है, उसमें कमी आए, इसके लिए हम लोग काम करते हैं। तो हर एक क्षेत्र में जो मनुष्य के लिए, सभी जीव जंतु के लिए कुदरती दृष्टिकोण से जरूरी है, वो काम करें। और इसके साथ साथ समाज में प्रेम और सद्भाव का वातावरण है। और एक बात हम कहेंगे अपनी बात खत्म करने के पहले, होली आ रहा, हम लोग तो नहीं मना रहे हैं, लेकिन होली तो होगा। और होली है इस बार शुक्रवार को, जुम्मे के दिन। हम आग्रह करेंगे पूरे बिहार के, चाहे हिंदू हो या मुस्लिम समाज के लोग, किस अवसर पर जरूर एक दूसरे के प्रति संवेदनशील रहें और पूरी सद्भावना के साथ हम अपने इस त्यौहार को मनाएं। और बिहार की ही खासियत है सद्भावना। अपने यहाँ बहुत हद तक शांति और सद्भावना का माहौल है। थोड़ा बहुत इधर उधर करने वाला, मानसिकता वाला आदमी तो हो रहता ही है, लेकिन फिर भी हम लोग पूरे तौर पर सजग रहते हैं। सब लोगों को जागरूक और सजग रहना चाहिए। और मैं समझता हूँ बिहार विकास की नई मंजिलों को प्राप्त करेगा। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं आग्रह करूंगा सदन से कि महामहिम राज्यपाल महोदय को उनके अभिभाषण के लिए धन्यवाद ज्ञापित किया जाए।